नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। शरतकालीन गन्ने की भरपूर उपज देने वाली प्रजातियां और उन्नत बुआई तकनीक। सूंडी से बर्बाद हो रही गोभी की फसल। प्याज की स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी पर जानकारी। शरतकालीन गन्ने की बुवाई का उचित समय चल रहा है, तो प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वह गन्ने से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसकी कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और गन्ने की बुवाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईट खेड़ी भोपाल के प्रभारी डॉक्टर MS परिहार। खरीफ मौसम की जो फसलें हैं उसकी कटाई उपरांत गन्ने की खेती के लिए रबी जो फसल की बुआई है, शीतकालीन गन्ने की बुआई है, वो तब की जाती है। मुख्य रूप से बोने का जो समय है वो अक्टूबर नवंबर जो समय आ रहा है, ये समय इसके लिए उपयुक्त है। उसके लिए सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना होता है। खरीफ फसल के जो अवशेष हैं उनको साफ सफाई करके गहरी जुताई करते हैं और गहरी जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल करते हैं। खेत की तैयारी करते समय 20 से 25 टन आपका सड़ा हुआ गोबर का खाद देना आवश्यक है, क्योंकि गन्ना जो है काफ़ी लंबी अवधि की फसल है। 250 से 300 किलोग्राम में आपका नाइट्रोजन, 80 से 90 किलोग्राम में फास्फोरस और 50 से 60 केजी मतलब जो है वो पोटास की मात्रा देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, चूँकि लंबी अवधि की फसल है तो नाइट्रोजन बोने के 30 दिन बाद, 90 दिन बाद और 120 दिन बाद देने से फसल पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, गन्ने की बुआई के लिए गन्ने की पौड़ी 3 से 4 कल्ले या आँखें होती हैं, उनको इसके लिए उपयोग किया जाता है। आड़ा डाल के और इसकी बोनी की जाती है। इसको मतलब जो है जब काटते हैं तो कटे हुए स्थान पे उसको बीज उपचार करना नितांत आवश्यक होता है। कई विधि से बीज उपचार किया जा सकता है, पर आप कार्बन डाइजिन मैनक्रोजेब का जो मिक्सचर आता है उसको 1 लीटर पानी में 3 से 5 ग्राम पाउडर घोल के, और जो है वो अगर 10 लीटर पानी है तो 30 ग्राम के करीब पाउडर घोल के आधा घंटे तक डुबा के और फिर गन्ने की कैनचे बुआई कर सकते हैं। कई जातियाँ गन्ने की प्रचलित हैं। मुख्य रूप से कोयम्बटूर 86-032, कोयम्बटूर 419, कोयम्बटूर 13-05 मतलब जो CO के नाम से वैरायटी प्रचलित हैं, इत्यादि जो किस्में हैं वो इस क्षेत्र में प्रचलित हैं और काफ़ी बड़े स्तर पर बोई भी जाती हैं। ख़ास तौर से बुआई जो करते हैं वो समतल और नाली विधि द्वारा जो है वो की जाती है। मुख्य रूप से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर मतलब जो है वो कूड़ बना के, नाली बना के, जो कि 90 बाई 45 सेंटीमीटर कहना चाहिए इसकी रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है, और 35 से 40 हज़ार टुकड़े प्रति हेक्टेयर में मतलब लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि बीज गन्ने का जहाँ से भी लें वो विश्वसनीय स्थान होना चाहिए। समय समय पे आप जो है वो कार्बन डाइजिन मैनक्रोजेब का या फफूंदीनाशक और कीटनाशक का उपयोग करते रहेंगे। पानी की फसल है, पानी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, और पानी जिन किसान बंधुओं पे हो वही गन्ने की सफलतापूर्वक सुरक्षा के साथ खेती कर सकता है। गन्ने की खेती में लाभ तो निश्चित रूप से प्राप्त होता है, पर मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। साथियों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि गन्ने की खेती के साथ साथ
आप अगर चाहें तो बीच की जो जगह है, गन्ने के बीच में जो 45 से 50 सेंटीमीटर की जो जगह है, 90 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बीच की जो जगह रहती है, उसमें अंतर्वर्तीय फसलों के रूप में मूली है, गाजर है, धनिया है, मेथी है, इस तरीके की फसलें लेके और शुरुआती स्टेज में एक अतिरिक्त लाभ भी आप कमा सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। इस समय गोभी की फसलों में सूंडी का प्रकोप अधिक देखा जा रहा है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हीरक पृष्ठ पतंगा या डीबीएम के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रकोप से गोभी की फसलों में भारी नुकसान होता है। आइए मिलते हैं ऐसे कुछ किसानों से जिनकी फसल में इस कीट का प्रकोप हो रहा है। सबसे ज्यादा सूड़ी लग रही है, वो कीला पूरा खा जाती है। जब कीला ही पूरा खा जाएगा तो उसमें फूल ही नहीं आएगा। जब फूल नहीं आएगा तो उसको गोभी कहाँ से काटें? जो 250 बोरा निकलती थी 2 बोरे में, 250 बोरा निकलती, जब सूड़ी खा जाएगी तो उसमें 250 क्या है, 100 बोरा नहीं निकलेगा। जब गूदी नहीं आएगी तो उसमें क्या होगा? ये स्थिति है। देखो, ये सूड़ी गूदी खा गई, इसमें कुछ नहीं बचा। ये देखिए, इसमें जब गूदी ही खा जाएगी इसमें कुछ नहीं आएगा, तो हमको लाभ कहाँ से मिल पाएगा? हमारी गोभी गड़ी है 5 बीघे में। इन साल पहले से उत्पादन होता था कि कम से कम 250 बोरा गोभी निकलती थी। अब इस समय की ये पोजीशन है कि ज्यादा में ज्यादा 80 बोरा, 70 बोरा, 90 बोरा, बस 1 बीघे। सबसे ज्यादा सुंडी परेशान करती है। हरा वाला कीड़ा लगता है जो ऊपर से चुन जाता है, इसकी वजह से बड़ी परेशानी है। जो सुंडी पौध को बिल्कुल खा जाती है, एकदम पहले से लग जाती है तो पूरा किल्ला ही खा जाती है, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके बाद जो अब लगती है तो हर कली में सुंडी ही लगती है। इसकी वजह से बड़ी परेशानी है। यहाँ बहुत नुकसान हो रहा है किसानों को, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, नुकसान में जा रहे हैं किसान। ये समस्या इन्हीं किसानों की नहीं है, तमाम ऐसे किसान और भी हैं जिनकी गोभी की फसल को इन कीटों से हर साल भारी नुकसान होता है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए आपको इनके नियंत्रण के लिए सही और सटीक उपाय अपनाने होंगे। तो क्या है ये उपाय, आइए जानते हैं। परंतु इस फसल को कीड़ों के प्रकोप से मुक्त रखना ही आपको आगे के उत्पादन को बरकरार रख पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इन सब्जियों की सबसे प्रमुख कीट हीरक पृष्ठ पतंगे के बारे में, जिसे कि डायमंड बैकमाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह कीड़ा पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की फसल को प्रति वर्ष नुकसान पहुँचाता है। कभी कभी तो इसका नुकसान स्तर 50 से 80% तक होता है और यह जो है बहुत ही ज़्यादा रूप से जो है फैल रही है। तो इसके लिए जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि ये गोभी वर्गीय जो भी सब्जियां हैं, यह आपकी जो सरसों कुल से संबंध रखती है। अतः इसमें जो है इस तरह के जो सूड़ी और गिडार के लग रहे हैं वो लगते हैं। इसका वयस्क छोटा गोलाकार खाकी भूरे रंग का मात होता है। यह कमजोर उड़ने वाला होता है, परंतु हवा के द्वारा यह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसके अंडे पीले एवं हल्के हरे रंग के होते हैं, जो कि 2 से 8 अंडों का एक समूह बनाते हुए पत्तियों की सतह पर चिपके रहते हैं। अब आइए जानते हैं इसकी वृद्धि का अनुकूल समय क्या है। इसका लार्वा अपनी पूर्ण वृद्धि में 4 अवस्थाओं पर होता है, जो कि बहुत छोटा परंतु तेज होता है, और यह अपनी पहली अवस्था में पत्तियों की सतह पर चिपककर पत्तियों को खाता रहता है। इस अवस्था पर आपको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद ये पत्तियों की निचली सतह पर खाना शुरू करता है। परिणाम स्वरूप पत्तियों पर अनियमित आकार की गड्ढेनुमा संरचनाएं देखी जाती हैं और पत्तियों की ऊपरी सतह, जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं, समाप्त हो जाते हैं और इसकी यह लार्वा अवस्था 14 से 21 दिनों की होती है। इसके बाद प्यूपा अवस्था शुरू होती है, जो कि ढीले रेशम के कोया के समान होती है और ये निचली एवं बाहरी पत्तियों पर देखी जाती है। इसका समय 7 से 11 दिन का होता है, परंतु पौधों को सर्वाधिक क्षति लार्वा अवस्था पर ही होती है, जो कि सबसे पहले नर्सरी में नुकसान करता है। इसके बाद फूलों के बनते समय यह पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली फसलों को भारी नुकसान पहुंचाता है। और किसान भाइयों, फसल के शीर्ष भाग यानी कि उत्पाद में इसकी उपस्थिति बाजार में आपके उत्पाद की बिक्री नहीं होने देती है। अब आइए जानते हैं इन कीटों के प्रबंधन के बारे में।
तो इसके लिए ये है कि आप जो है जब ये इनका प्रकोप शुरू हो, शुरुआत में ही अगर ये दिखाई दे रहे हैं कि प्रकोप का अगर आपको दिख रहा है तो उस पौधे को ही आप जो है उस नष्ट कर दें। जिस समूह में है उस पूरे समूह को आप नष्ट कर दें, क्योंकि अगर शुरू में ही आपने इसका नियंत्रण कर लिया तो आगे यह जाके आप फैलने से इसका जो है काफ़ी नियंत्रण हो जाएगा। फूल गोभी तथा पत्ता गोभी फसलों के बीच में अंतः फसल के रूप में 1:20 के अनुपात में सरसों की फसल को उगाएं, अर्थात 20 लाइन के बाद 1 लाइन सरसों की फसल उगाएं, जिससे सरसों के पौधों पर यह कीट आकर्षित होगा और फिर आप सरसों की फसल पर ही 10 से 15 दिनों के अंतराल पर डाइक्लोरोवास रसायन का छिड़काव करते रहें। ऐसा करने से कीट फसल पर आएगा ही नहीं और रसायन का हानिकारक प्रभाव सब्जियों पर नहीं जाएगा। इसके अलावा 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से निगरानी हेतु बांधें। खड़ी फसल में बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर प्रयोग करें। यह छिड़काव शीर्ष कलिका बनते समय करें। आप फसल की समाप्ति के बाद अवशेषों को हटाएं। किसान भाइयों, शीर्ष कलिका बनते समय यदि इस कीट का प्रकोप अधिक हो तब फिर सुरक्षित कीटनाशकों का प्रयोग करें। का फैलाव ज़्यादा हो चुका है तो उसके लिए आप जो है मेलाथियान या कार्बोरिक 800 से लेकर 1000 लीटर पानी में घोल बना लें और इसका जो है पूरे खेत में जो है 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए है। आप ये जितना खेत में है आप उस खेत के हिसाब से इसका घोल तैयार कर लें और उसका जो है छिड़काव करें। इससे जो है 3 से 4 बार इसका छिड़काव करें और ये इस कीट पे जो है नियंत्रण पा सकते हैं। इसके अलावा क्विनाल्फास का छिड़काव फसल पर करें, परंतु रसायनों की संस्तुत मात्रा पर विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, इस प्रकार अगर आप अपनी गोभी वर्गीय फसलों में इस कीट का नियंत्रण करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इन फसलों से गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई रबी प्याज की खेती करना चाहते हैं वे प्याज की नर्सरी के लिए उन्नत किस्मों के चयन के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से पौध तैयार करें, तभी आपको प्याज की स्वस्थ पौध की प्राप्ति होगी। तो प्याज की स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन सी प्रजातियों का चुनाव करें और इसकी नर्सरी किस तरह से डालें, इस पर उचित सुझाव दे रहे हैं एक विशेषज्ञ NK गुप्ता। जैसा कि आप सब जानते हैं, रबी सब्जियों की बुआई का समय आता जा रहा है, लेकिन इस वर्ष हमें विशेष रूप से समय परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए खेती की बुआई में कृषि कार्यों में बदलाव लाना होगा। अनुमान आम तौर पर 15 अक्टूबर से प्याज की नर्सरी तैयार होना शुरू हो जाती है, लेकिन किसान भाइयों, इस वर्ष जलवायु परिवर्तन हुआ है, तापक्रम परिवर्तन चल रहा है। तापक्रम के दिन के तापक्रम में अभी कोई परिवर्तन नहीं आया है। रात का तापक्रम जरूर गिरा है, लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है यानी न्यूनतम तापक्रम और अधिकतम तापक्रम, इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतराल आ रहा है, जो नर्सरी संबंधी क्रियाओं पर, बुआई संबंधी, रबी फसलों की बुआई संबंधी क्रियाओं पर प्रभाव डाल सकता है। किसान भाइयों, प्याज की खेती का मुख्य आधार नर्सरी पौध होता है और प्याज की स्वास्थ्य एवं अधिक पौध संख्या प्राप्त करने के लिए इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव एवं क्यारी की तैयारी ठीक ढंग से करनी जरूरी होती है। तो अधिक उपज देने वाली प्याज की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, इस हेतु जानकारी के लिए मिलते हैं। इसलिए प्याज के लिए हम लोग अब इस समय क्या कर सकते हैं, पहले आप बीज जो जैसे प्याज का दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र पर लाल प्याज में R01, R282, R252, लाल प्याज में R59, पीली पत्ती में R01 प्याज, ये बीज उपलब्ध है। अगर पूसा का है, पूसा माधवी और पूसा रिद्धि जो लाल प्याज में बीज उपलब्ध है। नर्सरी करने के लिए अभी समय है, हम नवंबर के पहले सप्ताह में प्याज की नर्सरी तैयार करेंगे। उससे पूर्व किसान भाई प्याज के लिए नर्सरी नहीं तैयार करें, क्योंकि अभी तापक्रम ज़्यादा है, अन्यथा हमारी पौध जल्दी तैयार हो जाएगी, फिर उनको जल्दी खेत में लगाना पड़ेगा और बाद में जो अल्डा फूटने और फूल आने की समस्या से हम ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए प्याज को नर्सरी तैयार करते समय हमें ध्यान रखना है कि नवंबर का प्रथम सप्ताह अभी हम इंतज़ार करें तापक्रम को गिरने का। किसान भाइयों,
एक कच्ची बीघा के लिए 1 किलो बीज की आवश्यकता है और 1 हेक्टेयर के लिए 10 किलो बीज की आवश्यकता है। तो नर्सरी में प्याज के बीज को बोने से पूर्व कार्बन डेजियम से उपचार करके बुआई करें। किसान भाइयों, नर्सरी पौध तैयार करने के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौध तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची बना लेनी चाहिए। इस आकार की 50 क्यारियां 1 हेक्टेयर में रोपण के लिए पर्याप्त होती हैं। बीज बोने से पहले क्यारी की भलीभांति गुड़ाई करनी चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर का खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूराडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 1.2 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेनी चाहिए। उसके बाद में नर्सरी की क्यारियां में बनाकर आप प्याज की बीज को लाइन सोइंग कर सकते हो छिड़काव विधि से, जिसको किसान भाइयों का हाथ अच्छी तरह से बैठा हुआ छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं। इस तरह से हम प्याज की नर्सरी को तैयार कर सकते हैं और समय समय पर पानी और प्याज के लिए जो आने वाला जो पर्पल ब्लोच जिसको कहते हैं कि बैंगनी धब्बा रोग, थ्रिप्स, इन कीटों का विशेष रूप से ध्यान रखें तो हम प्याज की अच्छी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम खतौली, जिला ग्वालियर के कृषक अशोक तोमर ने। यह मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अशोक तोमर जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मधुमक्खियां जो हैं वो एक परिवार में संगठित होकर इकट्ठी रहती हैं और उनके ऊपर जो है बहुत से शत्रु और बीमारियों का जो है वो समय समय पर प्रकोप हो जाता है। तो हमें सफल और लाभप्रद मौन पालन के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पे हम उनका निरीक्षण करें, ये जरूरी हो जाता है। अगर हम समय रहते ध्यान न दें तो मधुमक्खियों के जो है मृत्यु भी हो जाती है, वो मर जाती हैं और उनके वंश जो हैं वो समाप्त भी हो सकते हैं। मधुमक्खियों के जो स्वस्थ वंश होते हैं उसकी कुछ लक्षण होते हैं, पहचान होते हैं। तो उसमें मुख्य ये है कि जो मधुमक्खियां हैं वह सुचारू रूप से वो काम कर रही होती हैं अपना, तो वो एक स्वस्थ वंश की पहचान होती है। और हमें रेंगती हुई या सुस्त बीमार मक्खियां जो हैं वो मौन वंश के आसपास ना मिले, वह भी एक स्वस्थ वंश की लक्षण होते हैं। और सुचारू रूप से वो काम करती हुई मिले अपना, और कोई भी मतलब कि कोई विकृत पंख वाली या टांगों वाली जो है वो मक्खियां जो हैं वो बाहर ना मिले। और जो उनका जो छत्तों में जो उनकी अरेंजमेंट है ब्रूड का, कोष का, तो वो जो है वो नियमित रूप से हो, जो खुले और बंद शिशु कोष्ठ हैं वो नियमित रूप से पाए जाएं। तो ये एक स्वस्थ मौन वंश के लक्षण है। अगर इसके विपरीत कोई लक्षण हमें मिले तो वो जो है कोई ना कोई बीमारी से मौन वंश जो है ग्रस्त होता है, या बीमारी या शत्रु से उसका कोई ना कोई ताल्लुक होता है। मधुमक्खियों के अनेक प्रकार के शत्रु हैं जो कि उनको और उनके बच्चों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, और मौन वंश से जो है पराग, मधुरस और जो मोम है उसको भी वो नुकसान पहुंचाते हैं, वो खाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ततैये। ततैये भी ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं हमारी मधुमक्खियों को, और इनकी 4-5 प्रजातियां हैं जो कि यहाँ पे मतलब मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये जो ततैये हैं, परभक्षी ततैये, ये ऊंचे पेड़ों पर, मकानों की छज्जों पे और खोखले पेड़ों की तनों में और भूमि के नीचे भी जो है अपना घर बनाते हैं। इसमें जो पहली प्रजाति है वो है वेस्पा मैग्निफिका। ये सबसे बड़ी होती है, आकार में सबसे बड़ा होता है ये ततैया, और ये भी लाल भूरे रंग का और संतरी से रंग का, संतरी काले रंग का होता है। और इसका जो अटैकिंग का तरीका है, आक्रमण का जो तरीका है वो यह है कि ये आसपास के मोनाले के जो पेड़ हैं उनके ऊपर ये पहले
पहले मंडराता रहता है, पत्तियों में घूमता है और बहुत शोर करके, जैसे हेलीकॉप्टर एक तरह से आता है उसी तरह शोर करते हुए ये मौनालय पे उतरता है, मौन गृह पे उतरता है। और मौन गृह के बाहरी, प्रवेश द्वार के बाहर ही ये मधुमक्खियां जो मौन गृह से बाहर आ रही हैं और मौन गृह के अंदर जो जा रही हैं, तो उनको ये बाहर ही काटना वो शुरू कर देता है। और काट करके इसकी जो प्रवृत्ति है वो इस तरह की है कि ये 1 ही मिनट में या 5 मिनट में ये 200 तक मधुमक्खियों को काट गिराता है। और अगर बहुत ही आक्रमण का समय हो, इनका संवेदनशील टाइम हो, तो उस टाइम तो ये अंदर घुस के मौन गृह में जो है पूरे मौन वंश को ही खत्म कर देते। बची हुई मक्खियों को ये अंदर जाके जो है खत्म कर सकते हैं। दूसरी प्रजाति इसमें आती है वेस्पा ऑरेरिया। यह भी ये छोटे आकार की होती है मैग्निफिका से, और ये भी काले और संतरी और भूरे रंग की होती है। और इसका जो तरीका है काटने का ये है कि मौनालय में ये बारी बारी आता रहता है, घूमता रहता है और बाहरी मधुमक्खियों को वो पकड़ के हवा में ही पकड़ के वो काटता रहता है। बल्कि मौनालय के आसपास भी ये उड़ते हुए मधुमक्खियों को काट लेता है। और जहाँ पे फूलों पे भी अगर ये फॉरेजिंग के लिए जा रही हैं अपना भोजन लेने के लिए, तो वहां भी ये मधुमक्खियों को काट के गिरा देता है, फेंक देता है। और इसका ये कि मधुमक्खी को पकड़ के उठ जाएगा और इसके पेट में से जो छोटी आंत है उसके जो पदार्थ हैं उनको ये चूस लेता है। और उसके बाद जो है ये जो उसका धड़ सिरा रह जाता है जिसमें कि ना सिर है और ना पेट है, उसको लेके ये अपने छत्ते में वापस चला जाता है। तो ये भी बहुत नुकसानदायक है। उसके बाद जो दूसरी प्रजाति है, अगली प्रजाति है, वो है इसकी वेस्पा सिंक्टा। यह भी एक खतरनाक प्रजाति है। इसका जो पहचान का है तरीका, इसके जो पेट के ऊपर एक येलो कलर का छल्ला होता है, तो उससे इसकी पहचान होती है। और ये भूमि के नीचे अपना घर बनाता है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। और जो सिंक्टा स्पीशीज मैंने आपको बताई प्रजाति, उसमें ये होता है कि वो सारे मिलकर मधुमक्खी के जो मौन गृह होता है उसके ऊपर चिपक जाते हैं चारों तरफ ये। और जो भी मधुमक्खी बाहर निकलती है उसको या आ रही है वापस, तो उसको ये पकड़ के वहीं पे प्रवेश द्वार पे ही खत्म कर देते हैं, काट लेते हैं। और दूसरी और प्रजातियां हैं जैसे बेसिलिस है और एक है ओरिएंटलिस। ओरिएंटलिस जो है वो मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी है, फिर यहाँ पे ये कम नुकसानदायक है। तो ये 5 प्रजातियां होगी ततैयों की, बरबक्षी ततैये, जो कि हमारी मधुमक्खियों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और इनसे बचाव का ये तरीका है कि अप्रैल में या मई में जब ये शुरू में आते हैं मौनालय में, तो वो मादा गर्भित इनकी रानियां होती हैं। अगर उस समय पे हम इनको मार दें तो हम एक वंश को जो है वो एक वंश की स्थापना होने से हम रोक सकते हैं। तो हमें शुरू में ही मौन पालकों को चाहिए कि वो शुरू में ही उनको देखें और उनको शुरू में ही खत्म कर दें। बाद में तो फिर यही इसका तरीका है कि आप वो जो मक्खियों को मारने के लिए फ्लैपर यूज करते हैं या लकड़ी की फट्टी है, उसी से जो पायरी में घूमते रहें और वो है एक एक उसको हिट करके मारते रहें और खत्म करते रहें। हमें चारों तरफ जो है मौनालय के हमें सर्वे करके इनके छतों को जो मार्क कर लेना चाहिए और रात के समय जो है मशाल से इनको जला दें। एक ये भी इसका बचाव का तरीका है। और फिर अगला इसका बचाव का तरीका है कि गले सड़े जो फ्रूट्स होते हैं या सड़ी हुई मछली है, उसमें एक दवाई फेनिट्रोथियोन वो मिलाकर, जहरीली दवाई है, उसको मिला के जो है मौनालय के कहीं आसपास रख दें। और उसके ऊपर जो मंडरा रहे हैं उसके जो ये ततैये उसके ऊपर मंडराते हुए आएंगे तो उनको हम फिर वो फट्टी से उससे हिट करके हम खत्म कर सकते हैं। और एक ये हम इसमें कर सकते हैं कि जो भूमि में नीचे अंडरग्राउंड जो ये बनाते हैं अपने घर, उन प्रजातियों में हम जो है वो साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड जो है वो डाल सकते हैं, या कैल्शियम फॉस्फेट की जो गोली होती है, तो वो हम एक गोली जो है 1 ग्राम की गोली जो है उनमें घरों में डाल के इनको हम नष्ट कर सकते हैं जो अंडरग्राउंड अपने घर बनाते हैं। वह भी एक तरीका है इनको खत्म करने का। और एक इनका ट्रैप का भी है कि ट्रैप जो है आप प्रवेश द्वार पे लगाएं, तो कई बार उसमें वो स्पेशल इनकी जाली होती है, तो उसमें ये सिर्फ ततैये जो हैं वो ट्रैप होंगे, तो वो भी, पर ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। इसमें मक्खियां भी कई बार जो है इसमें फंस जाती हैं। तो यही इनके बचाव के तरीके हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेहूं की उन्नत किस्में और बुवाई तकनीक, सौंफ की बुवाई पर तकनीकी सलाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।